अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डीसी राजेंद्र नगर सर्कल ने कहा है कि स्वच्छदानम पच्छदानम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर गवर्नमेंट स्कूल अत्तापुर के तलबा ने माहौलियाती सफाई से मुतल्लिक़ खबरदारी रैली में हिस्सा लिया है। बाद में स्कूल के अहाते में फलों वाले पौधे लगाए गए और कूड़ा करकट साफ किया और स्कूली बच्चों में होम स्टेटेड के पौधे तकसीम किए गए। राजेंद्र नगर सर्कल ने कहा है कि इंजीनियर्स सेक्शन की तरफ से नाला, डायमंड कॉलोनी और सुलेमान नगर रसी को साफ करते हुए वार्ड सुलेमान नगर में स्वच्छदानम पच्छदानम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। 2 की तारीख एतबार और शहदाए करबला की मुनासिबत से मागाम में अंजुमन शरई शियान की जानिब से जुलूस अज़ा बरामद हुआ। हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। सुबह सवेरे से ही ईदगाह मागाम में मजलिस हुसैनी जारी रही, जिसमें अज़ादारों ने मरसिया ख्वानी की। दोपहर के बाद अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद मोहम्मद हादी अल मौसवी अल सफवी ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने असीरान करबला की सीरत को बयान किया। उधर डांगरपुरा से ज़ुलजन्नाह शरीफ का जुलूस बरामद हुआ, जो इमाम बारगाह यागीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने मुख्तलिफ दायरों की शक्ल में नोहा ख्वानी करके शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। एक सफ़र, चूँकि यहाँ पे 2 सफ़र या एक सफ़र की मजलिस होती है, आज एक सफ़र है। इस हवाले से जो मजलिस हुई है ये इस तारीख़ी तनाजुर में हुई है, चूँकि तारीख़ बताती है कि आज असीरान करबला अहले बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यजीद के दरबार में पहुँचाया गया, शाम पहुँचाया गया। और ये उसी तनाजुर में, जबकि एक ये मुसीबत है कि औलाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में असीरों की तरह शाम के बाज़ार में जश्न के तौर पे जो वो मनाते थे, उन असीरों को लाया गया और फिर यजीद के दरबार में उन्हें पहुंचाया गया। लेकिन दूसरा पहलू जो वो इसका ये है और प्याम भी ये है कि ये बिल्कुल तारीख़ ने माना और तारीख़ इंसानियत इस पर बिल्कुल। मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना ने बोधन की मासूम लड़की के अगवा इस्मत रेजी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए गम व गुस्से का इजहार किया। मोहम्मद अली शब्बीर जो गुज़िश्ता 2 यौम से दिल्ली में क़याम किए हुए हैं, इस वाक़े को इल्म में लाए जाने के बाद पुलिस अहदेदारों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि यह वाक़या महज़िब समाज के लिए एक बदनुमा दाग है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से राब्ता पैदा करते हुए खाती के खिलाफ सख्त दफात के तहत कार्रवाई करने की हिदायत दी। MCEME सिकंदराबाद के एक कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वर्षनी ने राजभवन हैदराबाद में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की। हरकारा वेणुगोपाल राव तेलंगाना हुकूमत के मुशीर ने पार्लियामेंट दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की और उनका इस्तकबाल किया। श्रीनिवास, जिन्होंने हाल ही में CCP का चार्ज संभाला है, मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी से बहैसियत बशुक्रिया मुलाकात की। GHMC की डिप्टी मेयर मुल्तान श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा है कि CM रिलीफ फंड से उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो बीमारी की वजह से इलाज कराने से कासिर है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बड़े दिल के साथ रियासत के लोगों को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ ही और CM रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम करके उनकी मदद कर रहे, ताकि उन्हें किसी किस्म की तिब्बी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर तानाका के डिप्टी मेयर TTUC के रियासती सदर मुल्तान शोभन रेड्डी के साथ तानाका कैंप ऑफिस में मुतासरा मोहम्मद रऊफ को CMRF के 60,000 रुपए का चेक हवाले किया। तेलंगाना रियासत के तिब्बी और सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी सरकारी जनरल अस्पताल का अचानक दौरा किया। इस मौके पर वजीर ने अस्पताल के आउट पेशेंट वार्ड का मुआयना किया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को अस्पताल में सफाई के प्रोग्राम शुरू करने और सफाई को बरकरार रखने की तजवीज़ दी। इस मौके पर वजीर ने मेडिसिन स्टॉक रूम में डायलिसिस सेंटर का मुआयना किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में असातिज़ा और डॉक्टरों के साथ मीटिंग हुई। इस मौके पर राज नरसिम्हा ने कहा है कि संगारेड्डी जिले मरकज में जल्द ही 500 बिस्तरों के अस्पताल का संगी बुनियाद रखा जाएगा। कालेश्वरम को बेकार कहा जाता है, लेकिन वही सूरत हाल है जिसमें कालेश्वरम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कालेश्वरम के रंगनायका सागर रिजर्वायर से मल्लाना सागर रिजर्वायर में पानी छोड़ने के मनाजिर देखे जा रहे हैं।
धूलपेट के गणेश मूर्ति बनाने वालों ने एक वीडियो के जरिए असदुद्दीन ओवैसी मजलिसी सदर से मदद मांगी थी। असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी ओबीसी इंचार्ज आर दीपेश राज वर्मा ने वहां का दौरा किया, मालूमात इकट्ठी की और रिपोर्ट तैयार की और उसे मजलिसी सदर ओवैसी को पेश किया जाएगा। उन्होंने कारीगरों को यकीन दिलाया है कि मजलिस उनके साथ खड़ी है। मजलिस मजहब और बरादरी से बालातर होकर उनकी हिमायत करती है। आज 7 तारीख के दिन धूलपेट के निवासी गणेश के मूर्तियां बनाने वाले हैं ये लोग, जो 3-4 महीने से मूर्तियों के लिए तैयारी कर रहे थे। ये जगह नहीं रहने की वजह से एक खुली जमीन पर लेरा डाल के ये गणेश मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। बहुत गरीब लोग हैं ये। आज उन लोगों की तकलीफ सुनाते हुए एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब को रिक्वेस्ट करे कि उन लोगों के डेरे तोड़े जा रहे हैं और उन लोगों का यही रिक्वेस्ट था एमपी असदुद्दीन ओवैसी जी के से कि 1 महीने का समय दे, जिससे ये जितनी भी 2-3 महीने की मेहनत है उन लोगों की, कई परिवार 100 परिवार इस पे निर्भर है ये मूर्तियों पर, गणेश की मूर्तियों पर। इन लोगों से एक ही विज्ञप्ति थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से 1 महीने तक वक्त दिया जाए गवर्नमेंट, उसके बाद वो लोग खाली करता हूं बोल के बता रहे थे। वीडियो हमारे एमआईएम प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी एमपी हैदराबाद देखकर मेरे को इमीडिएटली उनके निर्देशों पर मैं यहाँ पर आके इन लोगों की समस्या सुन चुका हूँ। इमीडिएटली ये इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी को हमारे एमआईएम प्रेसिडेंट को दी जाएगी और इनके लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ प्रबंध करने का कोशिश किया जाएगा एमआईएम पार्टी की तरफ से। हमेशा एमआईएम पार्टी लोगों के बीच में रही है, अभी भी इनके साथ देने के लिए तैयार है। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत जितना। मस्जिद इस्माइल अंबरपेट का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने दौरा किया और मस्जिद और दरगाह की हिफाजत को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। साहब बोलते बैठ वो देख लो। चलो बोलो मैं चलो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद इस्माइल अंबरपेट का, जैसा कि पिछले 2-3 दिन से अलग अलग सोशल मीडिया पे चल रहा है कि फ्लाईओवर का ब्रिज को काम चल रहा है, उसकी वजह से मस्जिद को कहीं मस्जिद के जो ओरिजिनल ढांचा है, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ डिस्टर्ब हो रहा, बल्कि जो जिस तरीके से, तो मैं आज फिज़िकली यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेशन उन लोगों से सुनने के बाद आज मैं खुद यहाँ पे फिज़िकल आया और आके जो मस्जिद के निगरान कार हैं मुतवल्ली 2-3 लोग जो है उसके, उन लोग से भी मैं बातचीत किया हूँ। उसमें एक कोर्ट का डायरेक्शन भी है कि मस्जिद के जो मेन फ्लाईओवर है, मस्जिद के मेन फ्लाईओवर, ये मेन रोड का जो फ्लाईओवर है, इससे मस्जिद को कहीं पर भी इससे कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर जो इशू आ रहा है सर्विस रोड को लेके इशू आ रहा है। सर्विस रोड जो बनना है, सर्विस रोड को यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मस्जिद के बीच में से सर्विस रोड निकालना है या फिर अल्टरनेट एक उसको एक टेम्पररी छोटा सा एक ब्रिज अलग से साइड में एक डालना है, या फिर इसको ये सर्विस रोड को डाइवर्ट करने के 3 ऑप्शन है। तो हम ये लोकल के यहाँ पे म्यूनसिपल के ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर से और हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से हम बात की है। उनको एक ही चीज़ बोले कि फिलवक्त आप सिर्फ मेन जो फ्लाईओवर है उसका काम आप कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद बाकी का सर्विस रोड का जो मैटर है वो सर्विस रोड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हम डाइवर्ट करना है तो डाइवर्ट करेंगे, सबसे बातचीत करके, या फिर उसको ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बनाएंगे, या फिर उसको है सो हम या ज़मीन पे से उसको सर्विस रोड देने का है, क्योंकि ज़मीन पे से सर्विस रोड देने से कुछ नुकसान हो रहा है, ब्रिज बनाने से कुछ नुकसान हो रहा है। इसके लिए बेस्ट क्या ऑप्शन होता, हम ये मेन ब्रिज कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ के मुकामी लोगों से, जिम्मेदार लोगों से, ऑफिशियल लेवल से, इंजीनियर लोगों से हम बातचीत करके एक बेस्ट सोल्यूशन हम निकालेंगे। लेकिन अब जो मेन ब्रिज बन रहा है, जो लोगों के जो एक कन्फ्यूजन है, तो मेन ब्रिज बन रहा है तो मेन ब्रिज से मस्जिद को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है उसको, वो बिल्कुल वही, इसीलिए तो वही तो मैं क्लैरिटी कर रहा हूँ कि वो जो जेसीबी वगैरह है वो मेन फ्लाईओवर बनने के लिए आ रहा, मस्जिद को और ये फ्लाईओवर से कोई कंसर्न नहीं है। मस्जिद के बाद भी 20 फीट का और जगह है, 20 से 25 फीट की जगह मस्जिद को और फ्लाईओवर के बीच में है। अब यहाँ पर जो मेजर इशू आ रहा है सर्विस रोड को लेके आ रहा है। सर्विस रोड को हम आगे बात करेंगे, या इसके ऊपर बाजू से एक छोटा सा एक इंजीनियर्स का प्रपोजल है कि छोटा सा और एक ब्रिज डालेंगे, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसको नीचे से लेके जाएंगे। नीचे से लेके गए तो मस्जिद को एक कम से कम 10 से 15 फीट का ढांचा डिस्टर्ब करना पड़े, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो हम उसके लिए हम किसी भी लेवल पे हम राजी होने वाले नहीं है, क्योंकि मस्जिद का अगर 15 फीट का स्लैब तोड़ेगा तो वो हम काबिल बर्दाश्त नहीं है, और कुछ चीज़ें वहाँ पे पुराने खबरें भी डिस्टर्ब होंगी।
तो हम ये भी एक प्रपोजल डिस्कस किए हैं कि इसको अल्टरनेट वे अगर इसको डाइवर्ट कर दे के दूसरी जगह से लेके जाएंगे, तो उसमें अलग अलग इश्यूज है, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें, अपने अपनी सोच से अपने अपने समझ से लोग बात रख रहे हैं। हम इसमें इंजीनियर से और एक्सपर्ट से और बल्दिया के आला अहदेदारों से, पुलिस के सभी लोगों से हम बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो है मेन ब्रिज से मस्जिद को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। और यहाँ पर जो खबरस्तान के जो खबरें हैं, खबरस्तान ये खबरें हैं जो वो मुतवली वगैरह के ख़ानदान के खबरें हैं, उसके बाजुक जो काम होगा वो काम के ऊपर यहाँ पे मुतवली के ख़ानदान के लोग भी वहाँ पे निगरानी के तौर पर रहेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर को ख़ास तौर पर हिदायत दी गई कि जहाँ पर सेंसिटिव वर्क है वहाँ पर मशीनरी यूज़ मत कीजिए, वहाँ पे मैनुअल आप यूज़ करते हुए वो काम को बगैर किसी इशू के उसको कंप्लीट करने के लिए। और वो लोग भी बल्दिया के लोग, कॉन्ट्रैक्टर और पुलिस के ऑफिसरों के सामने हमको ये वादा किए हैं कि ये जहाँ पर सेंसिटिव मैटर है वहाँ पर हम मैनुअल काम करेंगे, मैनुअल काम करके किसी किस्म का भी हम नुकसान नहीं करेंगे। इसके लिए हमारी ये बातचीत हुई है बस। सर इस पे इसीलिए हाँ, इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको मैं पहले वो सब चीज़ को रखते हुए कि एडवांस में काम शुरू होने से पहले मैं यहाँ पे आके विजिट करके गया। और मैं एक विजिट नहीं गया, मेरे साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी है, पुलिस के ऑफिसर्स भी है, बल्दिया के ऑफिसर्स भी है। उनके सामने हम पूरे और आवाम के सामने, आप तमाम मीडिया के सामने हम सब चीज़ देखे हैं और सबके सामने ये बात की है कि ऐसे बंद कमरे में बात नहीं हुई है। वो लोग भी अश्योरेंस दिए कि ये ब्रिज से मस्जिद को फिलवत कोई नुकसान नहीं है। ये ब्रिज के बाद भी 25 फीट का गैप है। अब यहाँ पे मसला सर्विस रोड का आ रहा, सर्विस रोड का ये जो मेन ब्रिज खत्म होने के बाद सर्विस रोड का आगे क्या है हम वो देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के मुतवली उनके ख़ानदान के लोग हैं, वो लोग कुछ पानी का ड्रेनेज वगैरह का भी कुछ मसला है। मैं यहाँ बल्दिया के लोगों को बोला हूँ कि ये ड्रेनेज का पानी का जो मसला है, बहुत सालों से वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, तो वो पानी का मसला हल करते हुए आप ब्रिज का काम कीजिए, क्योंकि एक बार ब्रिज बनने के बाद फिर वो मसला हल नहीं होता, मुसलसिल वो प्रॉब्लम होता है। इसलिए वो पानी का भी हल करने के बाद आप ये ब्रिज का काम शुरू कीजिए। तो अब बल्दिया के ऑफिसरों वगैरह का ये तयक़ुन दिया है वो लोगों ने कि हम इसको प्रॉपर तरीके से काम करने के बाद ही हम ये ब्रिज का काम करेंगे। और जहाँ तक मस्जिद के पास जब काम होगा, यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर मैनुअल काम किया जाएगा ताकि खबरों वगैरह को कोई डिस्टर्ब ना हो। बालापुर जलपली एरिया ग्रीन सिटी ड्रीम सिटी के पास 5 साल से रोड की बदतरीन सूरत हाल है, और मगर इस इलाकों में 200 गज पर 6 से 7 मंजिल की बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी जा रही। अवाम को ना लाइट है, ना रास्ते सही है और ना ड्रेनेज सिस्टम तक सही है। यहाँ की अवाम 5 साल से बहुत परेशान है और 200 गज पर बनाए जाने वाले बिल्डिंग्स में कोई पार्किंग की सहूलत भी नहीं है। पार्किंग को लेकर शहर में कई लड़ाई झगड़ों के वाकयात भी पेश आ चुके हैं। जब भी तरक्की के बारे में बात की जाती है तो रिश्वत लेकर बड़े बिल्डिंग्स की इजाजत दे दी जाती है। श्रीकाकुलम के एमएलए गुंडू शंकर ने कहा है कि गांव मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और अगर गांव तरक्की याफ्ता हो तो मुल्क तरक्की करता है। श्रीकाकुलम के एमएलए गुंडू शंकर ने श्रीकाकुलम मंडल पार्टी दफ्तर में सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरियों के तरबियती प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, साबिका हुक्मरानों की अदम तवज्जोही की वजह से देहातों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर न होने की सूरत हाल बन गई है। इस दिन हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की गई थी, जिसे अगस्त क्रांति डे के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में एक संगे मील की हैसियत रखता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरपरस्ती में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की थी। ये हिंदुस्तान की बरतानवी नौबदियाती हुक्मरानी से आज़ादी की जद्दोजहद का एक अहम लम्हा था। इस तहरीक ने जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों हिंदुस्तानियों को खुद मुख्तारी और बरतानवी हुक्मरानी से आज़ाद का मुतालबा करने के लिए मुतहरिक किया।
इस दिन बम्बई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास में हिंदुस्तान छोड़ो करारदाद मंजूर की गई, जिसमें बरतानवी राज के खात्मे का मुतालबा किया गया। 8 अगस्त 1945 को तारीखी लंदन मुआहदे पर दस्तखत हुए। अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर नूरनबर्ग ट्रायल्स की इजाजत दी। इस मुआहदे के बाद साबिक नाजी रहनुमाओं पर बैनुल अक़वामी मिलिट्री ट्रिब्यूनल की तरफ से फर्द जुर्म आयद की गई और इन पर जंगी मुजरिमों के तौर पर मुकदमा चलाया गया। मुतासरीन और लोग आपके लिए प्रोग्राम के लिए इल्तिजा के साथ जमा हुए हैं, जो हर रोज तेलुगु देशम पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक्किद होता है। रियासती सड़कें और इमारतें, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के वजीर BC जनार्दन रेड्डी, रियासती समाजी बहबूद के वजीर डोडेला बाला वीरंजया स्वामी, साबिक मरकजी वजीर पन्नाबुक्का लक्ष्मी, MLC व दीगर इस मौके पर मौजूद रहे और कारकुनों और कायदीन ने दरख्वास्तें वसूल की हैं और मुनक्किद किए गए प्रोग्राम के लिए 100 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। कोदंडा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत हमेशा आवाम का फैसला लेने के लिए आगे बढ़ेगी। इस दिन इंदिरा गांधी ने ये सोचकर जमीन की तकसीम शुरू की कि जागीरदाराना निजाम नहीं आना चाहिए। BRS के दौरे हुकूमत में जमीनों के मामले में बहुत सी गलतियां हुई हैं। 2018 में उन्होंने BRS को दोबारा इख्तिदार में आने के लिए पास बुकें दी। गर्ल्स हास्टल्स की संबंधी अక్కడ హాస్టల్ ప్రొవిజన్ వచ్చేసి 282 to 300 అఫీషియల్ స్ట్రెంత్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉన్నది. కానీ దాన్ని అడిషనల్ గా 400 మంది స్టూడెంట్స్ వరకు ఆ హాస్టల్లో ఉంటారు. కాకపోతే ఏదైతే యూజీ స్టూడెంట్స్ కంప్లీట్ గా మాకు హాస్టల్ ఇక్కడ అకామిడేషన్ కల్పించాలి, పీజీ స్టూడెంట్స్ కి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కల్పించాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ పీజీ స్టూడెంట్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఏదైతే సెకండ్ ఇయర్ లో వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకురాక కొత్త బ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళని కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పెట్టాలని యూజీ స్టూడెంట్స్ వర్షన్. పీజీ స్టూడెంట్స్ ఏదైతే హాస్టల్ సగం మాకు ఇవ్వాలి, సగం యూజీ స్టూడెంట్స్ కి ఇవ్వాలని చెప్పి పీజీ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడారు. సో యూజీ స్టూడెంట్స్ ఒక రిక్వెస్ట్ మేరకు వాళ్ళు కొత్తగా వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇక్కడ ప్రొవిజన్ కల్పిస్తూ పీజీ స్టూడెంట్స్ ఏ రకంగా వాళ్ళ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయాలి కూడా ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ని కూడా ప్రిన్సిపల్ గారు, వైస్ ఛాన్సలర్, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు, వీలైతే రిజిస్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ స్టూడెంట్స్ నే, ఎందుకంటే శాశ్వతంగా సమస్య పరిష్కారం కావాలంటే ఉన్న హాస్టల్ ఫెసిలిటీని అడిషనల్ గా 2 floors కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. గత ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ది లేకుండా గత 6-7 సంవత్సరాలకే ఈ సమస్య ఉన్నప్పటికీ కూడా పోయిన సంవత్సరం కూడా ఏదైతే కడతాము బిల్డింగ్ అని చెప్పి స్థలం చూపించినప్పటికీ కూడా ఏదైతే విద్య సంబంధించి నిజాం కాలేజ్ పైన చిత్తశుద్ది లేకపోవడంతో, కన్స్ట్రక్షన్ చేయకపోవడంతో పదే ప్రతి సంవత్సరము ఈ సమస్య అనేది ఉత్పన్నమవుతుంది. 100% కొత్త బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ హాస్టల్ పైన అడిషనల్ గా 2 floors కట్టడమా, దీనిపైన ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి, ఎందుకంటే వారే విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో దీనిపైన చర్చిస్తున్న వారు అమెరికాకి వెళ్లి రాగానే దానికి సంబంధించి బడ్జెట్ దానికి సంబంధించి కూడా గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క గారితో కూడా మాట్లాడతాను. వైస్ ఛాన్సలర్ ఏదైతే ఇన్ఛార్జ్ వీసీగా ఉన్న దానకిషోర్ గారితో, రిజిస్టర్ గారితో కూడా దీనిపైన మాట్లాడి ఏ రకంగా ఈ సమస్యని శాశ్వతంగా పరిష్కరించాలని ఒక ఆలోచనతోటి ప్రభుత్వం ఉంది. ఇక్కడున్న విద్యార్థులు, అది పీజీ గాని యూజీ గాని, విద్యార్థులకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీతో పాటు ఏదైతే వారు గత 10 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళ సమస్యల్ని పట్టించుకోకపోవడంతో వాళ్ళు ఒక తీవ్ర ఆవేదన, ఆందోళన ఉన్నారు. వాళ్ళకు ఒక భరోసా కల్పించడానికి ఈ ప్రభుత్వం 100% పంతాలకి పోకుండా ఎక్కడ సమస్యలున్నా ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించే ఒక సంకల్పంతో ఈ ప్రభుత్వం, మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు. వారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు ఏదైతే విద్యార్థులకి ప్రతినిధిగా గవర్నమెంట్ లో ఉన్న ఒక శాసన మండలి సభ్యునిగా వచ్చి ఆ సంబంధించిన వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారితో మాట్లాడి, ఇన్ఛార్జ్ వీసీ గారితో ఫోన్ లో సంప్రదించి, గవర్నమెంట్ తరఫున కూడా అధికారులతో మాట్లాడి ఏదైతే సంబంధించి ఇష్యూ ఈ రకంగా ఉంది, శాశ్వతంగా దీన్ని పరిష్కరించాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. 100% ఈ సమస్యని ప్రభుత్వం పరిష్కరిస్తుంది. కానీ ఈ ఫెసిలిటీస్ కి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా, యూజీ పీజీ స్టూడెంట్స్ ఒకరిపైన ఒకరు పంతాలకి పోకుండా, మనం అందరం కూడా తెలంగాణ బిడ్డలం, మనం అందరం కూడా నిజాం కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అని ఆలోచించి, యూజీ స్టూడెంట్స్ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళు కొత్తగా వస్తారు కాబట్టి వారికి ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి పీజీ స్టూడెంట్స్ కూడా కొన్ని పెద్ద మనసుతో ఆలోచించి వారికి ఏ రకమైన ఫెసిలిటీస్ కావాలి, ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ, వాళ్ళకున్న ఇబ్బందులు ఏంది చెప్తే 100% ఇద్దరిని కూడా ఒక సమన్వయం చేసి ఒక కొలిక్కి తీసుకొని వచ్చి 100% వీరి యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తామని చెప్పి ఇద్దరు విద్యార్థులకు కూడా ప్రభుత్వం తరఫున మాటిస్తున్నాను.
एमएलसी बालामूर वेंकट जो निजा कॉलेज में एहतजाज करने वाले यूजी तलबा के पास मिलने गए। वेंकट ने यूजी के तलबा के साथ मिलकर इस मसले का इल्म हासिल किया। वेंकट ने कॉलेज के प्रिंसिपल से हॉस्टल के मसले पर भी बात की। నా రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ సార్తో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, రేపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు సార్ని రేపు కలవాల్సిందే, మీరు రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిందే. సార్ డేట్ తీసుకొని మీరు కంప్లీట్ చేసి మీ ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే మంత్రి గారికి చెప్పండి, సార్కి చెప్పండి. మీరు రేపు క్లియర్ చేయాలి. మీరు విత్ ఇంక్లూడ్ కాంట్రాక్టర్ మేనేజ్మెంట్ పోవాలండి. మీరు రేపు కేర్లెస్ జరగదు సార్, ఎందుకంటే సార్ డైరెక్ట్గా చూసి క్లియర్ కట్ చెప్తారు. तेलंगाना प्रजानिधि मंडली राष्ट्र समिति की जानिब से सीपीआई नेशनल वर्किंग कमेटी के रुकन चाडा वेंकट रेड्डी की क़ियादत में फनकारों के मसाइल का हल, फनकारों को शनाख्ती कार्ड और हेल्थ कार्ड देना है। खेलों के शोबे को तरजीह दी गई। फनकारों को मुलाजिमतें फराहम करने और रियासत तेलंगाना के बेरोजगार फनकारों की तादाद की परवाह के बगैर मुख्तलिफ मसाइल की अर्जदाश्त वज़ीर जूपली कृष्णा राव को सौंपी गई। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह ने कहा है कि वाना महोत्सव प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने कहा है कि पौधे लगाने के साथ साथ पौधों की देखभाल भी की जाए। जिले कलेक्टर ने जिले एसपी गौस आलम, जिले फॉरेस्ट ऑफिसर प्रशांत बाजीराव पाटिल, बटालियन कमांडेंट नितिका पंत के हमरा तेलंगाना हुकूमत के जरिए शुरू किए गए वाना महोत्सव और स्वच्छ दानम पच्चदानम के हिस्से के तौर पर कमांड कंट्रोल सेंटर सेकेंड बटालियन यापलगुड़ा में पौधे लगाए। इस मौके पर ओहदेदार बटालियन का अमला, तलबा और मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे जिन्होंने पौधे लगाए। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు యాపల్గూడలో సెకండ్ బటాలియన్ సంబంధించిన ఇక్కడ ప్రిమైసెస్లో ఈరోజు వన్ మహోత్సవ కార్యక్రమం భాగంగా ముఖ్యంగా స్వచ్ఛదానం పచ్చదానం కార్యక్రమం భాగంగా ఈరోజు చెట్లు నాటడం జరిగింది। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంతో నాతో పాటు గౌరవ ఎస్పీ గారు గౌశాలం గారు, గౌరవ కమాండెంట్ గారు నితికా పంత్ గారు, గౌరవ డిఎఫ్ఓ గారు ప్రశాంత్ గారు అండ్ ఇక్కడ ఎంపీడీఓ గారు అందరూ అధికారులు కూడా పక్కన నుంచి ఎంపీపీఎస్ యాపల్గూడ నుంచి హెచ్ఎం గారు, పిల్లలు, టీచర్స్లు అందరూ అధికారులు, మండల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్, బటాలియన్ సంబంధించిన అధికారులు అందరూ కూడా ఈరోజు ప్రెస్ మీడియా మిత్రులు కూడా అందరూ కూడా ఈరోజు ఒక కమ్యూనిటీ మేనర్లో మాస్ ప్లాంటేషన్ కూడా ఈరోజు చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఇక్కడ మొన్ననే మనం ఎలక్షన్ టైంలోనే అప్పుడు నేను ఎస్పీ గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ బటాలియన్ కూడా అప్పుడు మాకు ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అప్పుడు ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది। అప్పుడు కూడా మాకు డీజీపీ గారు కొన్ని ఆదేశాలు ఇచ్చారు దట్ ఇక్కడ చెట్లు నాటడం చేయడానికి చాలా ప్రిమైసెస్ ఉంది, పెద్ద ప్రిమైసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ తప్పకుండా చెట్లు నాటాలి। తర్వాత ఇంకా కూడా కొన్ని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। అప్పుడు అంటే చాలా ఎండ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా వన మహోత్సవ కార్యక్రమం కింద ప్రతి ఒక్క ఇలానే పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో అక్కడ కావాల్సిన చెట్లు తప్పకుండా నాటాలి। సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ కమాండెంట్ గారు వారందరూ కూడా కోరిక ప్రకారం ఇక్కడ మామిడి చెట్లు కానీ, సపోటా చెట్లు కానీ, పనస చెట్లు కానీ ఇలా అన్ని ఫ్రూట్ బియరింగ్ స్పీసీస్ ఎందుకు నాటుతున్నామంటే ఇక్కడ చాలామంది బటాలియన్ సంబంధించిన స్టాఫ్ ఉన్నారు, వారికి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కావాల్సిన ఏమైనా పండ్లు చెట్లు కానీ ఇక్కడ నుంచి వారందరికీ దొరుకుతాయి। వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కోసం కూడా ఏవైతే చెట్లు ఉన్నాయో అవి అంతా నాటడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఇక్కడ కమాండెంట్ గారు వారందరూ సిబ్బందిలు కూడా తర్వాత మండల అధికారులు కూడా చాలా కృషి చేసి ఈరోజు కార్యక్రమంకి విజయవంతంగా చేయడం జరిగింది। ఇంకా కూడా ఇక్కడ చాలా ప్రిమైసెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని ప్లేసెస్లో అక్కడ వాటర్ లాగింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అది స్టార్ట్ చేయట్లేము, కానీ తొందరగానే అక్కడ కూడా వాటర్ డ్రైన్ అవుట్ అయిన తర్వాత అక్కడ కూడా మామిడి చెట్లు ఇలానే నాటించి ప్రతి ఒక్క గ్రామ పంచాయత్లో కూడా స్వచ్ఛదానం పచ్చదానం కార్యక్రమంలో అధికారులు కానీ తర్వాత కమ్యూనిటీ మొబిలైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్। ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్క పర్సన్ వాళ్ళ బాధ్యత తీసుకొని వాతావరణాన్ని కాపాడుకోవడానికి చెట్లు నాటాలి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీతో కూడా పాల్గొని డిఎఫ్ఓ గారు కానీ, నేను గారు కానీ, ఎస్పీ గారు కానీ, కమాండెంట్ గారు కానీ ప్రభుత్వాల ఆదేశాల మేరకు ఈ వన మహోత్సవ కార్యక్రమం విజయవంతంగా చేసి అందరూ తప్పకుండా చెట్లు నాటాలి, వాతావరణం కాపాడుకోవాలి అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం। థ్యాంక్ యూ। हैदराबाद के जिले कलेक्टर अनुदीप दुर्शेट्टी ने तलबा को जिंदगी में आला सतह पर जाने के लिए अहदाफ तय करने, सख्त मनसूबाबंदी करने और अच्छी तरह से मुताला करने का मशवरा दिया। हैदराबाद के शेखपेट एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक्सेलेंस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में सफाई सुथराई के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पौधे लगाए गए। बादशाह उन्होंने इंटर एमपीसी के तलबा से बात की जो कॉलेज में इंटरमीडिएट के दूसरे साल में ज़ेर तालीम थे।
ఎటున్నారమ్మా ఏది మన సొసైటీ సిస్టంలో ఎగ్జామ్ పెట్టి అందులో బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఉంటే మీకు ఇచ్చారు ఇట్ విల్ బి టోటలీ డిఫరెంట్. కానీ ఇక్కడ మీరు ఆపర్చునిటీ సరిగ్గా వాడుకోకుండా రెస్పాన్సిబుల్ రాకపోయినా నేనే రెస్పాన్సిబుల్. నేను చదవలేదు కాబట్టి రాలేదని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ పీర్ గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది. యాక్చువల్ సివిల్స్ ఆపర్చునిటీస్ బాగా వస్తాయి. ఓకే, నేను ఎట్లా సివిల్స్ రాస్తా కదా నాకు. సూర్యాపేట వెరీ గుడ్. ప్రతాప్ దాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. గోల్ ఉంటే సరిపోతుంది. మెడిసినల్ ఆల్సో అజయ్ కుమార్ పొలంకి వెళ్ళాలంటే మంచిగా పైకి రావాలి. పొలం మంచిగా ఐఏఎస్ కావాలంటే అందుకే రాశాను. కష్టపడితే వస్తుంది ఏదన్నా. ఫస్ట్ టైం కాకుండా సెకండ్ టైం కాదు. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामे इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।